हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हम ये बात कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि जब एक लाइट रे किसी प्रिज्म से पास होगी, इससे होके गुजरेगी, तो ये सेवरल लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, जिसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट या फिर हिंदी में वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जब हम इन रेज को एक स्क्रीन पर, पर्दे पर ऑब्टेन करते हैं, तो यहाँ पर जो बैंड ऑफ कलर, जो रंगों का क्रम मिलता है, उसी को हम इंग्लिश में स्पेक्ट्रम कहते हैं और हिंदी में इसे वर्ण क्रम कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वर्ण क्रम। इंग्लिश में इसे कहेंगे स्पेक्ट्रम। ओके, तो अब हमें पढ़ना है व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो याद रखना है कि यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको नज़र आ रहा है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हमने हाइड्रोजन गैस को कंटेन किया हुआ है, लिया हुआ है, और हम हाई वोल्टेज लगाते हैं और लो प्रेशर पर गैस लेते हैं। तो कुछ देर में ये होता है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब से ब्लू लाइट इमिट होती है। ठीक है, नीली रोशनी यहाँ से बाहर निकल रही है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये रोशनी निकल रही है। तो जब हम इस लाइट बल्क को पास होने देते हैं एक थिन स्लिट से, तो सिर्फ वन रे आगे पास होगी जो इस प्रिज्म से पास होगी। और जब ये लाइट प्रिज्म से पास होती है तो ये और डिफरेंट सेवरल लाइंस में ब्रेक होती है। और यहाँ पर हमने ये स्क्रीन लिया हुआ है, इस स्क्रीन पर इसका जो ऑर्डर बनता है, जो सीक्वेंस बनता है, वही कहलाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने प्रिज्म से पास किया तो यहाँ पर जो आपको सीक्वेंस ऑफ कलर मिल रहे हैं, देखिए जैसे वॉयलेट मिल रहा है, ब्लू मिल रहा है, ब्लू ग्रीन मिल रहा है, रेड मिल रहा है, ये जो आपको स्क्रीन पर ये जो प्राप्त हुआ, मिला, ऑब्टेन हुआ, इसे ही हम कहेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये लाइट, ब्लू लाइट इमिट हो रही है, इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है। तो याद रखिए कि आपके पास, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन एटम था और उसके ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन था। तो जब आपने हाई वोल्टेज एक्सर्ट किया इस डिस्चार्ज ट्यूब पर, तो ये जो एटम है उसको एनर्जी मिली। ओके, अब जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। मतलब वो यहाँ था, एनर्जी मिली, तो इस न्यूक्लियस से, सेंटर से थोड़ा सा दूर आ जाएगा। और इसको हम ये ऐसा एक और सर्कल ऐसा बना लेंगे, मान लीजिए। तो अब यहाँ पर ये आ गया है, तो इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेड स्टेट। और जो ये पहले था उसको हम क्या कहेंगे? ग्राउंड स्टेट। ओके, तो जब आपके इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन, जो कहाँ पर था? ग्राउंड स्टेट पे, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो जंप कर गया, वो आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया। इसे क्या कहा गया? एक्साइटेड स्टेट। अब ये यहाँ पर हमेशा रहने वाला है, ये कुछ देर यहाँ रहेगा और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, ग्राउंड स्टेट पर लौट जाएगा। तो जब ये लोअर टू हायर गया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया था, और जब ये एक्साइटेड से वापस जाएगा तो फिर ये एनर्जी को रिलीज करेगा। यहाँ पर क्या होता है? इमिशन। यहाँ पर एनर्जी इमिट होती है, जिसको हम रेडिएशन भी कहते हैं। और ये जो ब्लू लाइट है, ये कुछ और नहीं बल्कि यही रेडिएशन है। तो याद रखना है कि जब हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में, तो वो सबसे पहले H2 मॉलिक्यूल्स एटम्स में, H एटम्स में ब्रेक होते हैं, और फिर ये एटम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं, जिससे उनके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, जो अपने ग्राउंड स्टेट पर था, एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और वो खुद एक्साइट होकर
एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और फिर वहाँ पर वो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए रुक कर वापस लौटता है। और जब वो वापस लौटता है अपने ग्राउंड स्टेट में, तो वो फिर से एब्जॉर्ब एनर्जी को लूज करता है, रेडिएट करता है, इमिट करता है। बिकॉज ऑफ दिस इमिटेड एनर्जी आपको यहाँ पर ये ब्लू ऑरा नज़र आएगा। और ये जो इमिशन है यही आपका जब पास होगा इस प्रिज्म से तो आपको स्पेक्ट्रम देगा, जिसे हम कहेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो याद रखना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ अ लाइन स्पेक्ट्रम। वैसे तो जब भी हम किसी एटॉमिक स्पीशी का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं तो वो हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम ही होता है। लाइन स्पेक्ट्रम को हिंदी में रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो है लाइन स्पेक्ट्रम, इसको हिंदी में रेखीय स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। अब आप लोग याद रखिएगा कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो सपोज करिए कि ये आपकी फिल्म है, तो इस फिल्म पर जो स्पेक्ट्रम है वो लाइंस से मिलकर बना होता है। ऐसी लाइंस होती हैं और ये लाइंस एक दूसरे को टच नहीं कर रही होती, ये प्रॉपर आइसोलेट होती हैं, एक दूसरे से काफ़ी दूर होती हैं कि आपको प्रॉपर नज़र आ जाएंगी, ये दूर होती हैं। ओके, अब याद रखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जब बहुत सारी लाइंस हैं तो ये एक साथ अभी एक ग्रुप में है। फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा और फिर यहाँ पर न्यू सेट ऑफ लाइंस शुरू हो जाएंगे और ऐसा ही चलता जाएगा। तो ये जो एक ग्रुप है इसको एक सीरीज कहेंगे और ये जो अगला ग्रुप है इसको अगली सीरीज कहेंगे। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी सीरीज होती हैं जो हम पढ़ने भी वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये जो ग्रुप्स हैं या सीरीज ऑफ लाइंस हैं ये अलग अलग रीजन में मिलती हैं। जैसे कुछ होती हैं यूवी रीजन में, कुछ होंगी विजिबल रीजन में और कुछ होंगी इंफ्रारेड रीजन में। अब याद रखना है कि इन सीरीज को हमने अलग अलग नाम दिया है। ये जो लाइन जब मिल के मिलेंगी तो क्या बनेगा, वहाँ पर सीरीज बनेगा जिसको हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है। और ये नाम उन साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है जिन्होंने इन सीरीज को, इन लाइंस को डिस्कवर किया था। तो याद रखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ऐसी आपको 6 सीरीज मिलने वाली हैं। तो पहली है आपकी लाइमन सीरीज, दूसरी है आपकी बामर सीरीज, फिर आएगा पाशन सीरीज, फिर आएगा ब्रैकेट सीरीज, फिर आएगा फुंड सीरीज और फिर आएगा हम्फ्री सीरीज। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा। ये जो लिखा हुआ है रीजन, तो रीजन का मतलब क्या है कि लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। आपको मालूम होगा कि जो लाइट या कुछ भी रेडिएशन है वो बेसिकली अगर विजिबल रीजन में हो तो फिर वो आपको नज़र आएगा, दृश्य क्षेत्र कहते हैं इसे। अगर वो इसके पहले हो तो उसे हम यूवी रीजन कह देंगे, अगर इसके बाद हो तो हम यहाँ पर उसे इंफ्रा कह सकते हैं। वैसे पहले और बाद जो मैं कह रहा हूँ ये सही टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, हमें कहना चाहिए फ्रिक्वेंसी या फिर कहना चाहिए वेवलेंथ के बेस पर। ओके, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो फिर यहाँ पर जो बामर सीरीज़ है ये विजिबल जन में होगा, जो पाशन सीरीज़ है और ब्रैकेट सीरीज़ है और फुंड सीरीज़ है ये तीनों कहाँ पे होंगे, इंफ्रा रेड रीजन में। और जो हम्फ्री सीरीज़ है इसको तो ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है वैसे, ये होता है फार इंफ्रारेड रीजन में। ओके, अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, सीरीज़ हैं, कैसे बनती हैं। आपको जैसे बताया गया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन एटम और ये उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो जब ये आगे जंप किया तो एक्साइट हो गया है। तो सपोज ये दूसरे शेल में, दूसरे लेवल में आ चुका है और जब ये यहाँ से वापस जाएगा तो जो लाइट रेडिएट करेगा यहाँ पर जो होगा रेडिएशन, यही आपको क्या देगा, स्पेक्ट्रल लाइंस देगा। तो याद रखना है कि आपको स्पेक्ट्रल लाइंस तभी मिलती हैं, आपको स्पेक्ट्रम में लाइंस तभी मिलेंगी जब इलेक्ट्रॉन
आउटर लेवल से इनर लेवल जाए, मतलब वो हायर लेवल टू लोअर लेवल जाए। अब ये हायर लेवल और लोअर लेवल क्या है, तो ये है बाहर के शेल से अंदर वाले शेल में जाए। जैसे मान लो वो सेकंड शेल में था और फर्स्ट शेल में आया, तो यहाँ पे हमको स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। मान लो वो थर्ड शेल में था, या तो वो सेकंड में आया या तो वो फर्स्ट में आया, तो भी हमें क्या मिलेंगी, लाइंस मिलेंगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल मतलब हायर शेल से लोअर एनर्जी लेवल लोअर शेल में आएगा, निम्न कोश उच्च कोश से निम्न कोश में आएगा, तब हमें क्या मिलेंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। अब आपको याद रखना है, आपने अभी 6 सीरीज पढ़ी है, तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल से, जैसे सेकेंड शेल से या थर्ड से या फोर्थ से या फिफ्थ से या सिक्स से, ये देखिए ये सेकंड शेल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या सिक्स्थ से कहाँ पे आएगा, वो आएगा फर्स्ट शेल में। वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट शेल में। तब हम उसे कहेंगे लाइमन सीरीज। तो याद रखना है कि लाइमन सीरीज तभी हमें मिलेगी, लाइन सभी मिलेंगी जब इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल से नंबर 1 फर्स्ट शेल में आए। वैसे ही आपको नेक्स्ट बामर सीरीज जो है वो कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल से शेल नंबर 2 में आए, मतलब वो 3 से या 4 से या 5 से, 3 से या 4 से या 5 से या 6 से कहाँ पे आएगा, एनर्जी लेवल 2 में, शेल नंबर 2 में आएगा। वैसे ही हमें पाश्चन सीरीज मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन बाहर के एनर्जी लेवल से बाहर के शेल से तीसरे शेल में आएगा, थर्ड शेल में आएगा, तो क्या मिलेगी हमको, पाश्चन सीरीज। देखिए हम क्या करेंगे, हम फोर्थ से थर्ड में आएंगे, या फिफ्थ से थर्ड में आएंगे, या सिक्स्थ से थर्ड में आएंगे। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जब आप शेल नंबर 1 में आओगे तो आपको लाइमन सीरीज मिलेगी, जब आप शेल नंबर 2 में आओगे तो वो बामर सीरीज होगी, जब शेल नंबर 3 में आओगे तो वो पाशन होगी, शेल नंबर 4 में आओगे तो वो ब्रैकेट सीरीज होगी, और जब आप शेल नंबर 5 में पहुंचेंगे, 6 से 7 से 8 से 9 से कहाँ पहुंचेंगे आप, 5, किसी से भी 5वें में आए, बट हाँ हायर से 5th में आना है, 4 से 5 नहीं आना है, आपको 6 से 5, 7 से 5, 8 से 5 आना है, तब आपको मिलती है फुंड सीरीज। ठीक है। और अगर आप क्या करेंगे, अगर आप n इज इक्वल टू 6 में आएंगे, 6 शेल में आएंगे, कहाँ से आएंगे, 7 से या फिर 8 से या फिर 9 से या फिर 10 से, तब जो आपको मिलेगी सीरीज वो होगी हम्फ्री सीरीज। ओके। तो ये था बेसिक आइडिया कि आपको लाइंस कब मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। तो हमने ये सीखा कि जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तो हमको स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी या सीरीज मिलेंगी। अब वो कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है उससे आइडिया होता है कि वो सीरीज कौन सी होगी, लाइमन सीरीज होगी कि बामर होगी कि पास्चन होगी। नंबर 1 फर्स्ट शेल में आए तो लाइमन सीरीज, सेकंड शेल में आए तो बामर सीरीज, थर्ड शेल में आए तो पास्चन, फोर्थ में आए तो ब्रैकेट, फिफ्थ में आए तो फुंड, और सिक्स्थ शेल में आएंगे तो फिर वो जो लाइन होगी वो हम्फ्री सीरीज में होगी। हम डिस्कस करते हैं रिडबर्ग रिड्स फॉर्मूला, ये क्या होता है। तो जैसे हमने बात की कि आपके पास अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो, तो ये ऐसी फिल्म मान लीजिए, और यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, ये सिक्स्थ हो गई, ऐसी बहुत सारी लाइन्स होंगी। और मान लो यहाँ पर ये सीरीज़ ख़त्म हो गई। अब ये लास्ट लाइन है, मान लीजिए ये सीरीज़ की लास्ट लाइन है और ये सीरीज़ की फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है और ये सीरीज़ की लास्ट लाइन है। मान लेते हैं ये लाइमन सीरीज़ हो गई। ठीक है। फिर थोड़ा सा ब्रेक आएगा, स्प्लिट होगा, और फिर से यहाँ पर न्यू लाइंस स्टार्ट हो जाएंगी। ये नेक्स्ट सीरीज है, थोड़ा सा और ले लेते हैं, मान लो ये लास्ट सीरीज, तो ये मान लेते हैं ये कौन सी सीरीज है, ये सीरीज है हमारी बामर सीरीज, और ये वाला उसका फर्स्ट लाइन है, और मान लेते हैं ये वाला बामर सीरीज का लास्ट लाइन है। ऐसे ही आगे आपको पास्चन भी मिल जाएगा, ब्रैकेट भी मिल जाएगा, मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ। लाइमन के बाद पामर भी होगा, फिर पास्चन भी होगा, ब्रैकेट, फुन, हम्फ्री सब होंगे। अब याद रखना है कि यहाँ पर प्रेजेंट ईच लाइन डिस्टिंक्ट होती है, मतलब बाकियों से अलग होती है। मतलब हर लाइन के लिए
लैम्डा वेवलेंथ अलग होगा, फ्रिक्वेंसी अलग होगा और एनर्जी भी अलग होगा। एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पर जो लाइंस होती हैं हर सीरीज में, फर्स्ट लाइन जो होती है वो मोस्ट ब्राइट होती है, सबसे ज़्यादा चमकीली होगी। और जो किसी भी सीरीज, सिर्फ लाइमन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सीरीज में फर्स्ट लाइन क्या होगी, मोस्ट ब्राइट, और लास्ट लाइन क्या होगी, लीस्ट ब्राइट। लास्ट लाइन क्या होगी, लीस्ट ब्राइट। ओके, अच्छा, और जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ेंगे ब्राइटनेस क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक, अब सुनिए, हर सीरीज में जो फर्स्ट लाइन है उसके लिए लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आप जानते हैं लैम्डा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आवृत्ति न्यू एक दूसरे के इन्वर्स हो रहे हैं, तो अगर ये मैक्सिमम है तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मिनिमम। और अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो फिर इस लाइन के लिए एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मिनिमम। ठीक है, अच्छा, अब जो लास्ट लाइन है, जो लास्ट लाइन है उसके लिए देखिए, अगर इसके लैम्डा मैक्स था तो इसके लिए लैम्डा क्या होगा, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम, मिनिमम होगा। अगर ये मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि आप जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, जिसके लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ओके, तो याद रखना है जो फर्स्ट लाइन है उसके लिए लैम्डा मैक्स, फ्रीक्वेंसी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम होगा, और लास्ट लाइन के लिए लैम्डा मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, और एनर्जी भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब हम एक चीज़ समझते हैं कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, जो थर्ड लाइन, लास्ट लाइन जो होगा ये कैसे मिलेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ लाइमन सीरीज को लेकर। ओके, लाइमन सीरीज को लेना है। आपको मालूम है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचता है, फर्स्ट शेल में पहुँचता है। तो सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से पहुँचेगा फर्स्ट शेल में तो यहाँ पर आपको मिलेगी फर्स्ट लाइन। ओके, ये देखिए, ये जो मिल रही है आपको फर्स्ट लाइन, ये कब मिलेगी, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल में जंप करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है थर्ड शेल से फर्स्ट शेल में तो हमको लाइमन सीरीज में मिलेगी सेकेंड लाइन। ओके, फिर जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल में तब हमको मिलेगी सीरीज की थर्ड लाइन। ओके, फिर ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, 11, 12 वॉट जो भी है, जितनी भी मिल जाएगी। अब मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट शेल, मतलब एटम के बाहर से, ओके, इनफाइनाइट शेल मतलब क्या होता है, एटम का जस्ट बाहर से कहाँ जंप करेगा, कहाँ पहुंचेगा, फर्स्ट शेल में, तो हमको मिलती है लास्ट लाइन। बस यही हमें सीखना था। मेन हमें याद रखना है फर्स्ट लाइन के बारे में और सेकेंड लाइन के बारे में। जब लाइमन सीरीज की बात हो रही हो तो इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल आया तो मिलेगी फर्स्ट लाइन, और जब वो इनफाइनाइट से फर्स्ट आएगा तो हमको मिलेगी लास्ट लाइन। अभी आप देखिए, ये जो है ये हर बार अलग अलग है, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से आ रहे हैं, लेकिन ये हर बार क्या है, देखिए आप लोग सेम है ना, 1 1 1 1। ये हमने लास्ट लाइन में पढ़ा हुआ है कि अगर बात लाइमन सीरीज की हो तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा फर्स्ट शेल में ही आना होता है। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है, सेकेंड शेल में। ठीक है, ये आप लोग को मालूम होगा कि शेल क्या होता है, हिंदी में इसे कोश कहते हैं। किसी एटम में न्यूक्लियस होगा और उसके आसपास जिन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है, रिवॉल्व करता है, उन सर्कुलर पाथ को ही हम शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं। आप लोग को मालूम होगा इस बारे में। ठीक है, हम आगे और पढ़ लेंगे इसके बारे में। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो ये हो गया पहला शेल, ये हो गया दूसरा शेल, ये हो गया तीसरा शेल। ओके, तो अब हम देखते हैं बामर सीरीज। तो आपको मालूम है बामर सीरीज को कहाँ पे आना है, सेकेंड शेल में। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर दिखा आप लोग को, ये बामर सीरीज है और ये उसका फर्स्ट लाइन है, ये उसका लास्ट लाइन है। हमने थोड़ी पहले बात किया, डिस्कस किया इस बारे में, फिर से ध्यान देते हैं। तो जब बामर सीरीज में, मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से जंप करता है सेकेंड शेल में तो हमको मिलती है फर्स्ट लाइन। कौन सी सीरीज में, बामर सीरीज में।
जब भी हम कहाँ पे आएंगे, सेकेंड शेल में। सीरीज कौन सी होगी, बामर सीरीज। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फोर्थ शेल से सेकेंड शेल में, तब हमको मिलेगी सेकेंड लाइन, किस सीरीज में, बामर सीरीज में। फिर जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फिफ्थ शेल से अगेन सेकेंड शेल में, तो हमको मिलेगी थर्ड लाइन, किस सीरीज में, बामर सीरीज में। तो ऐसे करते 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 जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट शेल से, मतलब एटम की लास्ट शेल के बाहर से, जैसे मान लो कि किसी एटम के लिए यही लास्ट शेल है, तो वो यहां से जंप करेगा, मतलब एटम के बाहर से अंदर आएगा। ओके, कहाँ जंप करे, सेकेंड शेल में, तो हमको मिलेगी इस सीरीज की, बामर सीरीज की लास्ट लाइन। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन का, आप लोग याद रखिएगा। जो टर्म्स है मैं समझा देता हूं आप लोग को। ये जो न्यू बार है ये वेव नंबर है। आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा, मैंने वहाँ पर वेव नंबर को एक्सप्लेन किया है। इवन वेव नंबर, वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट सब एक्सप्लेन कर दिया गया है। लैम्डा ये जो है ये वेव लेंथ है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पर ये जो आर है, इस आर को रुडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू 109678 पर सेंटीमीटर होती है। वैसे चांसेस तो हैं क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी होगी, बट अगर ना दी हो तो आप ये वैल्यू पुट करके आपका आंसर ला सकते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट जो ये दो क्वांटिटीज़ हैं इन्हें ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि यहाँ पर ये जो N1 है, ये N1 है वो शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप किया है, मतलब इलेक्ट्रॉन comes to this shell, मतलब वो इस शेल में आया है। और N2 है इलेक्ट्रॉन comes from this shell, मतलब इलेक्ट्रॉन इस शेल से आया होगा। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल टू सेकेंड शेल जंप कर रहा हो तब वेवलेंथ कितना होगा, तो मैं ये लूँगा, निकालना वेवलेंथ है ना, मैं लूँगा 1/λ, इसको मैं नहीं लूँगा, मैं ये टर्म भी नहीं लूँगा, मैं लिखूँगा 1/λ इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू ये हमने बात की है। फिर क्या लिखूंगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, फोर्थ शेल से आ रहा है। किस में आ रहा है, फोर्थ शेल से वो सेकंड शेल में आ रहा है। तो देखिए वो कहाँ पे आया, सेकंड शेल में, तो n1 के प्लेस पर मैं 2 पुट करूंगा, मतलब 2 का स्क्वायर बन जाएगा। इस फॉर्मूला में क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर। और वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है फोर्थ शेल से, ये देखिए फोर्थ शेल से आ रहा है, तो मैं n2 की जगह पर 4 रखूंगा, तो ये पूरा बन जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ऐसे आपको पुट करना होगा वैल्यू। फिर से बोल रहा हूँ, n1 वो शेल है जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और n2 वो शेल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, जहाँ वो शुरुआत में था। अब ये कह लीजिए n1 क्या है, फाइनल शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और n2 क्या है, इनिशियल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश, और ये प्रारंभिक कोश। ओके, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई है उनको मैंने यहाँ पे टेबल पे फिर से एक बार अरेंज कर दिया है। तो याद रखिएगा सीरीज़ 6 होंगी, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पाशन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, फुंड सीरीज़ और हम्फ्री सीरीज़। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, फर्स्ट शेल में। बामर में कहाँ पे आएगा, सेकेंड शेल में। पाशन में कहाँ पे आएगा, थर्ड शेल में। ब्रैकेट में कहाँ पे आएगा, फोर्थ शेल में। फुंड में कहाँ पे आएगा, फिफ्थ शेल में। हम्फ्री में कहाँ पे आएगा, सिक्स शेल में। अगर हम फर्स्ट में आ रहे हैं तो कहाँ से आएंगे, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, अप टू इनफाइनाइट से आ सकते हैं। अगर सेकंड में आना तो कहाँ से आएंगे, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, एट से, नाइन से, 10 से इनफाइनाइट से आ सकते हैं। वैसे ही थर्ड में आना हो तो एक बात से इनफाइनाइट तक, मतलब फोर्थ से लेकर इनफाइनाइट तक। फोर्थ में आना हो तो फिफ्थ से लेकर इनफाइनाइट तक। फिफ्थ शेल में आना हो तो हम सिक्स से आएंगे इनफाइनाइट तक से।
अगर 6th शेल में आना हो तो आप 7, 8, 9, 10 या फिर इनफाइनाइट शेल से आ सकते हैं। और ये रीजन तो हम पढ़ चुके हैं कि ये यूवी में होगा, बामर विजिबल में होगा, बाकी 3 इंफ्रारेड में होंगे और हमफ्री कहाँ पे होगा, फार इंफ्रारेड रीजन।